नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह महारा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को संस्थान द्वारा बीज अंकुरण को पता लगाने हेतु विकसित नवीनतम तकनीक स्पीडी सीड किट के बारे में बताएंगे और चने में मृदा जनित रोगों की तकनीकी जानकारी देंगे। साथ ही 25 से 27 फरवरी 2026 में लगाए जा रहे पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 के बारे में भी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान भाइयों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूसा संस्थान द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 25 से 27 फरवरी को मेला ग्राउंड में लगाया जा रहा है। मेला की थीम विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। मेला में जीवंत फसल प्रबंधन के साथ साथ खरीफ फसलों के उन्नत बीज, जिसमें मुख्यतः धान, दलहनी फसलें शामिल है और वो पर्याप्त मात्रा में बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे। मेले में कृषि योजनाएं, फसल विविधीकरण, महिलाओं एवं युवाओं में उद्यमिता विकास, कृषि विपणन, कृषक संगठन, स्टार्टअप, डिजिटल कृषि, किसानों के नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। किसान भाई, कृषि विज्ञान मेला 2026 पंजीकरण हेतु पूसा संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर या स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। कृषि विज्ञान मेले में मुख्यतः धान, गेहूं, दलहनी फसलों के उन्नत बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी बीज उत्पादन इकाई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको पूसा संस्थान के नाम से जानते हैं, आज आपके सेवा में उपस्थित हुई हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि विगत है कि खरीफ सीजन आने वाला है और रबी सीजन चल रहा है और समर मूंग वगैरह आदि की बुआई के लिए भी समय आने वाला है। तो किसान भाइयों, अभी संस्थान द्वारा एक मेले का आयोजन हो रहा है जो 25, 26, 27 फरवरी को है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस मेले में आइए, जीवंत प्रदर्शन देखने के साथ साथ इस समय फसलों के, विभिन्न फसलों के जो रबी में उगाई जाती हैं उनके जीवंत प्रदर्शन लगे हुए हैं और जो समर या खरीफ के लिए बीजों की उपलब्धता के विषय में मैं आज आपसे बात करूंगा। किसान भाइयों, इस वर्ष हम 14 वैरायटियों के साथ, धान की प्रजातियों के साथ मेले में उपस्थित होंगे। उसमें जो हमारी मेगा वैरायटीज हैं वो होंगी धान की, और जैसे कि पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1718, ये सभी प्रजातियां होंगी। और जो पिछली बार हमारी विमोचित किस्में थीं, जैसे जो हर्बिसाइड टॉलरेंस की, जिसमें खरपतवार के लिए आप इमिजा थापर का इस्तेमाल करके और डायरेक्ट सीडेड में सीधी बुआई के लिए उपयुक्त पाई गई थी वो किस्में, उनका भी बीज प्रचुर मात्रा में होगा। उसमें 1886 भी होगी, 1989 भी होगी, 1985 भी होगी और इसी के साथ अरहर की कुछ 3 प्रजातियां हमारी, पूसा अरहर 16, पूसा अरहर 1802, 2018-02 जिसको कहते हैं, पूसा 2017-1, ये 3 किस्में होंगी। मूंग की हम 4 किस्मों के साथ होंगे। बहुत पुरानी प्रचलित प्रजाति पूसा विशाल, पूसा मूंग 1431, पूसा मूंग 1641 और पीडी 10, ये किस्में होंगी। बाजरे की जो हमारा कंपोजिट बाजरा है उसकी 701 किस्म होगी, पूसा कंपोजिट 701 किस्म होगी। सब्जियों के पैकेट होंगे, सब्जियों के विभिन्न बीज होंगे, जैसे कि भिंडी, चौलाई, लौकी, तरोई, ये सभी बीज होंगे। तो मैं चाहूँगा किसान भाई, बीज के साथ साथ
ये जो जीवंत प्रदर्शन लगे हैं उनको भी देखें, अवलोकन करें। नींबू के प्रजातियों के पौधे भी उपलब्ध होंगे। तो इन्हीं के साथ मैं किसान भाइयों को ये भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इसमें जो पैकिंग होगी वो 5 किलो की और 20 किलो की, मूंग में 2 किलो की, अरहर में 2 किलो की होगी, बाजरे में भी 2 किलो की पैकिंग होगी। तो ये अपनी सुविधा अनुसार किसान आए, जीवंत प्रदर्शन देखें। और इसके साथ साथ यही नहीं, जीवंत प्रदर्शन देखने के अलावा भी जो तमाम विश्वविद्यालय आते हैं, जो तमाम तकनीकी ज्ञान होता है, वो सब प्रदर्शित किया जाता है। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि मौके का लाभ उठाएं और मेले में आके नई चीजों के साथ साथ, नए बीजों के साथ साथ नई नई जानकारियां भी लें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपकी प्रतीक्षा में। किसान भाई नमस्कार, धन्यवाद। जो संस्थान, कृषक संगठन, कृषि विज्ञान केंद्र मेले में स्टॉल बुक करना चाहते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि शासकीय या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए स्टॉल बुकिंग हेतु आप डॉक्टर एनवी कुमारे, एटिक इंचार्ज, 9968020172 पर संपर्क कर सकते हैं। आईसीआर के संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र हेतु डॉक्टर वाईपी सिंह, सीटीओ, 9999434200 पर संपर्क कर सकते हैं। निजी संगठन, निजी संस्था, एनजीओ, एफपीओ हेतु आप डॉक्टर परगट सिंह, सीटीओ, 9868947891 पर संपर्क करें। किसानों के स्टॉल, एसएचजी फूड स्टॉल हेतु आप श्री पीपी मौर्य, सीटीओ, 9811389331 पर संपर्क करें। स्टॉल बुकिंग का फॉर्म हमारे पूसा संस्थान के वेबसाइट www.iari.res.in पर उपलब्ध है। मेला की विस्तृत जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर CS श्रीनिवास राव जी से। इस साल भी IRI पूसा संस्थान विकसित कृषि विज्ञान मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फरवरी में 3 दिन 25 तारीख से शुरू होगा, फरवरी 25 तारीख से। इसमें इस साल का जो मुख्य रूप में थीम होगा, जो उन्नत कृषि, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, यही मुद्दा लेके हम मुख्य थीम में हम लोग इस साल किसान विज्ञान मेला रहेगा। उसमें हमारा आदरणीय मंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी इसमें शामिल होंगे। एंड 3 दिन में हमारा उम्मीद है ये कम से कम 1 लाख जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें शामिल होंगे। उसमें हम लोग जो 7 थीम्स हैं, जो जलवायु परिवर्तन का, जैसे फसल हम लोग कैसे संभालना चाहिए, फसल का विविधीकरण कैसे होना चाहिए, डिजिटल एग्रीकल्चर कैसे होना चाहिए, और उसके साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होना चाहिए, कैसे हम लोग इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। आप सबको पता है इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन है, महिला का रूप में हमारा डिक्लेयर किया। वुमेन फार्मर्स के बारे में सेंट्रली हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ हम लोग ये भी होगा, ये डेमोन्स्ट्रेशंस भी होगा, जो अनुसंधान किया, जो वेराइटीज हो सकता है पानी का, जलवायु परिवर्तन का, जो टेक्नोलॉजीज हैं, एंड उसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग उसका ये भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। सॉइल टेस्टिंग है, जो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है, हार्टिकल्चर है, अलग अलग मॉडल्स हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। उसके साथ साथ लिटरेचर भी देंगे, ये कोई भी रिप्लिकेट करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किससे संपर्क करना चाहिए, वो भी हम लोग इसमें ये देंगे। एंड ऑन स्पॉट जो एडवाइजरी है, जो हमारा एक डिस्कशन होगा, चिंतन होगा किसान का वैज्ञानिक बीच में, अलग अलग समस्या पे, उसमें भी किसान को जो समस्या होगा उसमें भी समाधान होगा। उसके साथ साथ जो हमारा एग्रो एडवाइजरी के बारे में भी जो जानकारी देंगे। एंड इस साल हम लोग ये प्रयत्न करेंगे, जो किसान भाई बहनें भारत में जो 6 लाख गांव है, कम से कम हमारा इतना ज्यादा किसान भाई बहनें, उसको जो सरकारी जो स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, जो ड्रिप इरिगेशन हो सकता है और अलग अलग स्कीम्स हैं, एंड उसको भी जानकारी और तेजी रूप में ले जाने के लिए वो भी डिस्प्ले करेंगे, कौन सा स्कीम्स रहेगा, उसके साथ सरकारी कैसे उनको किसान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हम लोग वो प्रस्तुत करेंगे। उसके साथ साथ जो अलग अलग संस्थान है, पूसा संस्थान का साथ एक ये
स्टॉल्स रहेगा, लेकिन पूरा देश में जो कृषि विश्वविद्यालय, केवीकेस है एंड आईसीआर संस्थान है एंड सभी लोग उनका भी स्टॉल्स रखेंगे। उसके साथ साथ काफ़ी एग्री इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है, आज हम लोग केवल अभी सरकारी रूप में ले जाना कृषि इतना बड़ा देश को मुश्किल है। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इंडस्ट्री के साथ, प्राइवेट के साथ हम लोग मिलके किसान के साथ, किसान के पास कैसे पहुंचेंगे उस मद्देनजर रख के वो हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्री भी उनका प्रोडक्ट्स उनका वो डिस्प्ले करेंगे। उसके साथ साथ हम स्टार्टअप है, इनोवेशन की काफ़ी ज़रूरत है। हमारा IRI पूसा कृषि हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, उससे उनकी तरफ से भी कुछ एग्री स्टार्टअप्स उनको प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ जो हमारा भारत में जो किसान है ना, छोटी किसान है, लेकिन छोटी किसान के लिए काफ़ी मुश्किल होता है टेक्नोलॉजी एक बार खेती में ले जाने के लिए, और उसके साथ जो मार्केट है, जो इनपुट खरीद करना उसको भी मुश्किल है। सो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उसको मद्देनजर रख के हम लोग कुछ FPOs को भी उनका स्टॉल्स है, मिलजुल के खेती कैसे करेंगे, जो वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो सभी उनका प्रस्तुत करेंगे फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। एंड मुख्य रूप में ये विज्ञान मेला में हमारा पूसा बीज काफ़ी मुख्य भूमिका अट्रैक्शन रहेगा। 3 दिन में हम लोग काफ़ी स्टॉल्स अरेंज करेंगे। हम उसको किसान को जो ये गेहूं हो सकता है, चना भी है, जो क्रॉप्स है, अलग अलग मक्का भी है, दो दलहन तिलहन का है, जो फूल का, फल का, जो सभी हम लोग इधर उपलब्धि रहेगा। किसान लोग वो खरीद करके ले जा सकता है। उसके अनुसार हमारा ये एक और एक इम्पॉर्टेंट है, हम लोग पूरा देश में हम किसान को जो अच्छा इनोवेशन प्रेजेंट वो लोग कर रहे हैं और उनका खेत में कर रहे हैं, उनको हम लोग सम्मान करेंगे। ये 3रा दिन लास्ट डे हम उसके इधर हम लोग इनोवेटिव फार्मर अवार्ड देंगे, नहीं तो फेलो फार्मर्स अवार्ड देंगे। किसान भाइयों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष संस्थान ने अपना 64वां दीक्षांत समारोह 8 से 13 फरवरी 2026 को आयोजित किया। दीक्षांत समारोह का मुख्य कार्यक्रम 13 फरवरी को किया गया। दीक्षांत समारोह में स्नातकोत्तर एवं PhD छात्रों ने अपने अनुसंधान की प्रस्तुति की। संभागों के प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों द्वारा किए गए अनुसंधानों को प्रस्तुत किया। साथ ही 56वें लाल बहादुर शास्त्री व्याख्यान का आयोजन हुआ तथा 13 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय कृषि एवं कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं 64वां दीक्षांत समारोह की एक झलक।
किसान भाइयों, कृषि में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है बीज। बीज की गुणवत्ता का सबसे अभिन्न हिस्सा होता है बीज व्यवहार्यता यानी सीड वायबिलिटी। पूसा संस्थान ने एक नवीनतम तकनीक स्पीडी सीड किट का विकास किया है, जिसमें किसान भाई बहुत कम समय में अपने बीजों की अंकुरता की क्षमता को पता कर पाएंगे। इस नवीन तकनीकी के विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वनाथ जी। किसान भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम। उन्नत बीज के इस्तेमाल के फायदे आप सभी जानते ही हैं। उन्नत बीज के सबसे महत्वपूर्ण मानक में अंकुरण परीक्षण एक प्रमुख मानक है और यह टेस्ट जो होती है सामान्य तौर पे लेबोरेटरी में की जाती है, जो सामान्य किसान की बस की बात नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस टेस्ट के लिए कम से कम हफ्ते या कई हफ्ते लग जाते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पूसा संस्थान के बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संभाग ने पीडी सीड वायबिलिटी किट का निजात किया गया है और इस किट के माध्यम से आप कुछ ही घंटों में आपकी बीज की अंकुरण क्षमता को आप जांच कर सकते हैं अपने खेत पे। चलिए जानते हैं हम इस किट के अंदर किसानों को क्या क्या दे रहे हैं। इस किट के अंदर 100 इंक्यूबेशन ट्यूब दिए जाते हैं। उसके बाद 100 बीज धारक या सीड होल्डर होते हैं और 30 ml का ड्रॉपर बोतल और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सांकेतिक घोल, जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में होता है। और इसको इस्तेमाल करना कैसे इस्तेमाल करेंगे हम थोड़ी देर में जानेंगे। इसमें सबसे पहले है आपको जो भी बीज आपको टेस्ट करना है उस बीज को आपको भिगोना पड़ता है। भिगोने के लिए आप ऐसे पेट्री प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पेट्री प्लेट ना हो तो पतले प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखने की एक ही चीज़ है कि बीज को आप पूरी तरह से ना डुबोए, बीज को थोड़ा सांस लेने दीजिए। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको पहले सीड को हम इसको भिगोने के लिए रख देंगे कम से कम 2 से 4 घंटे। और भिगोने का अवधि फसल दर फसल वेरी करती है। और अभी इसको भिगोने के लिए रख देंगे। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, जो इंडिकेटर का जो केमिकल है, इंडिकेटर जो सांकेतिक घोल है, इसका जो कॉन्सेंट्रेट हमने दिया गया है, ये हम इस किट के अंदर 3 ट्यूब दिए गए हैं और एक ट्यूब 100 सीड के टेस्ट करने के लिए काफ़ी होता है। तो हम इस ट्यूब से जो इंडिकेटर जो घोल है, इसको 30 ml जो ड्रॉपर बोतल है उसको अंदर हम खाली करेंगे। और खाली करने के बाद इसके अंदर हम करीब 30 ml के करीब डिस्टिल वाटर डालेंगे। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि डिस्टिल वाटर जो है इसका जो पीएच है कम से कम 7 के करीब होना चाहिए। अगर किसी के कारणवश किसान भाइयों को डिस्टिल वाटर ना मिले तो आप आरओ का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आरओ या मिनरल वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते इसके जो पीएच जो है 7 के करीब होना चाहिए। जब अभी हमने गाढ़े घोल को पतला कर दिया है और इसका ढक्कन बंद करके हम इसको हल्के से हिलाएंगे। अब इसके बाद हम जो हमने इंक्यूबेशन ट्यूब दिया था उसको ले लेंगे। एक ट्यूब करीब 100 सीड है तो 100 ट्यूब आपको टेस्ट करने के लिए काफ़ी होगा, तो 100 सीड ट्यूब को निकालेंगे। और ऐसे वाले जो स्टैंड है, इस स्टैंड में इस तरह हम जैसे हमने अभी इस घोल को पतला किया है डिस्टिल वाटर से, हम इसके अंदर जो इंक्यूबेशन ट्यूब के अंदर करीब 5 ड्रॉप इंडिकेटर घोल को डालेंगे। उसके पश्चात जो सीड होल्डर हमने दिया है, 100 के करीब सीड होल्डर हमने जो दिया है, उसको ट्यूब के अंदर इस प्रकार डालेंगे। और इसके अंदर डालने के बाद पहले से ही भिगोया गया जो बीज है, जैसे इस मक्का है, मक्के को हमने 3 घंटे तक भिगोया है। और भिगोए हुए बीज को हम सीड होल्डर और दोनों को और बीज को ट्यूब में डालेंगे और इसको ढक्कन को हम बंद कर देंगे। और उसके बाद हम ऐसे स्टैंड में इस ट्यूब को सीधी रखेंगे। इस किट के साथ हम स्टैंड नहीं दे रहे हैं। अगर कोई किसान भाई के पास ऐसे स्टैंड ना हो तो आप ऐसे थर्मोकोल को जो बेकार बड़ी थर्मोकोल को भी लेके आप अपने एक स्टैंड बना सकते हैं। इस स्टैंड में रखने का एक तात्पर्य ये है कि बीज जो है वो जो घोल के साथ संपर्क में ना आए, ये हमारा उद्देश्य है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे,
हमने 100 ट्यूब में पूरा टेस्ट हमने जो भी है टेस्ट कर लिया है। अब इसको रखेंगे कहाँ? इसका जो रखने का टेस्ट करने का जो अवधि है फसल दर फसल अलग अलग होती है। जो हम इस किट के में ऑलरेडी दिए रहते हैं कि कौन से क्रॉप कौन से फसल को कितने घंटे टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मक्का है, मक्का को हम 3 से 4 घंटे अलग होती है, इसकी जानकारी हम टेस्ट किट में ऑलरेडी दिए जाते हैं। और एक और गौर करने वाली बात यह है कि इसको किस माहौल में रखना। वैसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं, बट सर्दी में थोड़ी दिक्कत होती है, सर्दी में थोड़ा तापमान कम होता है, तो इसको थोड़ा सा गर्म हवा में गर्म कमरे में रखेंगे। अगर गर्मी है तो थोड़ा ठंडे रूम में रखेंगे, ताकि इसका टेस्ट 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहे। अभी जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हमने इसको भी 4 घंटे तक रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए। अभी देखिए शुरुआत में इसका रंग जो है ऐसे नीला रहता है, और जैसे जैसे आपका टेस्ट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता है, करीब करीब हमने देखा है कि कोई भी फसल हो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के करीब आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा गाढ़ा हरा रहता है, और धीरे धीरे गाढ़ा हरे से पतला हरा, उसके बाद पीले कलर होने के शुरू हो जाता है। तो इसको हम रिजल्ट को कैसे मानेंगे कि कौन सा बीज अच्छा है खराब है? जैसे इसका ये जो बीज है जो पहले हमने डाला था, इस सांकेतिक गोल का कलर नीला ही था, और थोड़ा सा हल्का नीला भी हो सकता है। इन बीज को हम मृत माने जाएंगे या नॉन वायबल सीड माने जाएंगे। अगर कुछ सीड जो है हरा या पीला कलर हो जाए तो हम इसको जीवित बीज माने जाएंगे। और इसका हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 बीज को टेस्ट किया हुआ है, तो अगर 100 बीज में से अगर 10 नीले ही रहे या पतले हल्के नीले रंग के ट्यूब रह गए, जैसे ये वाला है, तो हम इसको जैसे 100 में से 90 में 90% आपका बीज अच्छा है। और इसी अनुसार किसान अपना निर्णय ले सकते हैं कि क्या ये मेरा बीज जो हम या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या लाए हैं मार्केट से, तो ये कहीं या बोने लायक है, तो इसकी हम अपने नॉलेज ले सकते हैं। और रही बात ये किट आपको कहाँ से खरीदना है, किसान भाई को किसी को लेना है, तो ये किट बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संभाग पूसा संस्थान के आप खरीद सकते हैं। और जो किसान भाई पूसा मेले में आना चाहते हैं, बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संभाग के जो स्टॉल है उसमें भी हम सीमित मात्रा में कुछ किट उपलब्ध करवाए हैं, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है। पिछले अंकों में हमने चने की उन्नत किस्मों की जानकारी आपसे साझा की थी। आज हम चने में रोग प्रबंधन की बात करेंगे। खास तौर पर चने में मृदा जनित रोगों की समस्या बहुत देखी जाती है तथा कई किसानों ने इसके प्रबंधन की जानकारी हेतु हमें अवगत कराया है, जिसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सी भारद्वाज जी। जब भी किसान भाई बार बार खेत में चने की फसल लगातार फसल चक्र में बदलाव न करके उसे ही उगाता है, तो मृदा जनित बीमारियां बहुत फैल जाती है। सबसे पहले जो रोग आता है वो उगटा रोग है। ग्रीष्म काल में बहुत गहरी जुताई, जब आप गहरी जुताई करते हैं तो जो प्यूपा इंसेक्ट्स का है उसके साथ साथ जो फुफुंदा के कण है जो जमीन के अंदर रहते हैं पुराने फसल के अवशेष के कारण, ये तेज धूप को एक्सपोज हो जाते हैं, इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है कि जब आप सिंचाई के पहले गोबर की खाद डालते हैं तो उस समय आपको एक जैविक रसायन भी आता है जो एक फफूंदनाशक है जिसका नाम आप सब परिचित है, ट्राइकोडर्मा के नाम से। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसको 10 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम अच्छी गोबर की खाद में मिला के पूरी खेत में 1 हेक्टेयर की खेत में फैला देना चाहिए, और सिंचाई का पानी जो पलेवा के लिए देते हैं वो देना चाहिए और मिला लेना चाहिए। तीसरा मुख्य बिंदु है यह है बीजोपचार। विल्ट यानी उगटा रोग, ड्राई रूट रॉट, राइजोक्टोनिया रॉट, इन तीनों जो मृदा जनित बीमारियां हैं इन सब की आप रोकथाम कर सकते हैं। ये उगटा रोग का जो कवक जाल जो कहते हैं, ये क्या करते हैं कि जो तना है और जड़ है, इनकी जो बीच में हम कहते हैं फ्लोएम जाइलम यानी पारवाहिक उल्कों, तो ये पारवाहिक उत्कों में जाके जमने लगते हैं। तो ये पारवाहिक उत्कों यानी ये वेजल्स को ये ब्लॉक कर लेते हैं। इसकी वजह से जो लवण और पानी है ऊपर जो पत्तियां हैं उनको पहुंचती नहीं है, इससे ये मुरझाने लगते हैं धीरे धीरे, और थोड़े दिनों के बाद पूरा ही पौधा
मुरझा के मर जाता है। पहले जो ये पौधे जो ग्रसित है उक्ता रोग से, उनको निकालेंगे और उनको नष्ट कर लेंगे। दूसरा बात यह है कि कार्बेंडाजिम 0.2% की घोल बना के जड़ों की तरफ अच्छी से स्प्रे करेंगे। इसी तरह आजकल काफी अनुसंधान केंद्रों से उक्ता रोग प्रतिरोधी किस्में की विकसित की गई है। हमारे पूसा से पूसा चना मानव, ये मध्य भारतीय क्षेत्र के लिए, इनके लिए ये विकसित की गई है। इसकी औसत उपज 2.5 टन प्रति हेक्टेयर है। गहरी जुताई गर्मियों में वो करके, बीजोपचार, जहां आपको लगता है कि आपके खेत में जो तना सड़न की रोग बहुत दिनों से प्रचलित है, फसल चक्र अपनाइए। एक साल कभी चना को छोड़ के रबी में और कोई फसल लीजिए। बीजों को कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब 2 ग्राम और ट्राइकोडर्मा पाउडर यदि 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। जैसे कि मैंने बताया, उक्ता रोग के साथ ड्राई रूट रॉट, शुष्क जड़गलन, रूट रॉट, जड़गलन, ये तीनों भी मृदा जनित बीमारियां हैं। इन तीनों मृदा जनित बीमारियों को यदि आप रोकथाम करना चाहते हैं तो बीजोपचार सबसे अच्छी विधि है। यदि उसके बाद भी यदि आपके खेत में ये बीमारियां दिखाई देते हैं तो जैसे उक्ता रोग के लिए आपने किया है, ग्रसित पौधों को निकालना और नष्ट कर देना, भूमि में नहीं डालना है क्योंकि फिर फफूंदा और बढ़ेगी। इनको नष्ट कर देना चाहिए और बैविस्टिन या कार्बेंडाजिम 0.2% इसकी आप स्प्रे जो है जड़ों के पास कीजिए। और एक बीमारी है तना सड़न, ये जनरली स्क्लेरोशेनिया नामक फफूंदा है, इससे होती है। जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है, फिर शुष्क वातावरण आता है, उच्च तापमान होता है, फिर बारिश होती है, फिर उष्ण तापमान आता है, इसमें उमस ज्यादा रहती है। वो इस फफूंदा के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए काफी एडवांटेजियस है। तो हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए कि बीजों का उपचार जैसे मैंने पहले बताया करना चाहिए कार्बेंडाजिम पर यहाँ मैंकोजेब, इसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से इसे करना चाहिए। साथ ही साथ खड़ी फसल में बुआई के 50-60 दिन के बाद जनरली ये रोग आती है, तो यदि उस समय इस रोग का प्रकोप आपके खेत में है तो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब 0.2% का घोल करके छिड़काव करना चाहिए। एक और आती है अंगमारी यानी एस्कोकाइटा ब्लाइट, ये बीमारी ये जनरली उस जगह पे आती है जहां थोड़ा टेम्परेचर्स बहुत कम होते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रजातियां की विमोचन हुई है, पूसा से भी हुई है, जैसे कि काबुली में पूसा 3022। साथ ही साथ बीजोपचार कीजिए, इसका भी बीजोपचार कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब से कीजिए। और यदि हमें इसमें फसल में छिड़काव करना है 0.2% कार्बेंडाजिम की घोल बना के छिड़काव करना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का खास अंक आपके खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।